हेलो बच्चों, आप लोग के स्टेप कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। आज हम 12th का एक बहुत सारा इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका बेसिक चीज़ इस चैनल पर आपको डाला जा चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टेप कोचिंग सेंटर के चैनल पर जाए और लाइव क्लास में देखेंगे तो इसका चैप्टर का जो बेसिक चीज़ है आपको पढ़ाया जा चुका है और उसी के आगे से आज पढ़ाने वाले हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक और नाम होता है, आपको पहले से मालूम होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो कहीं कहीं बुक में इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देता है, कहीं कहीं इसे बुक में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको मालूम होगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, तो बताया गया था अगर कोई भी कंपाउंड हो जो बड़ा ब्रैकेट में हो और बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है तो उसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसी का हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बताने वाले हैं। तो लिखते क्या है देखना थोड़ा सा, सम इम्पोर्टेंस टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझना है तो कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ टर्म होता है जो आपको भली भांति आना चाहिए। देखते हैं क्या क्या टर्म होता है, सब बढ़िया से बताते हैं, समझ में आएगा। देखो, इसका टर्म पहले देखते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, K4, इसको बीच में कर देते हैं, K4 FeCN6। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये जो कंपाउंड दिया गया है बताओ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं है। बोलेगा सर ये बिल्कुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। फिर पूछेगा सर आप कैसे पहचान ले रहे हो। देखो, ये जो बड़ा ब्रैकेट, आज से कहीं भी बड़ा ब्रैकेट दिखे तो उसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसमें कुछ टर्म होता है, कुछ मीनिंग होता है जिसे आज समझ लेते हैं ताकि जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको आगे चीज़ इस चैप्टर में पढ़ाया जाए तो किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो देखो, इसमें एक तुम्हें दो चीज़ दिख रहा है, एक तो दिख रहा होगा बड़ा ब्रैकेट, एक दिख रहा होगा ब्रैकेट से बाहर कुछ। तो जो ब्रैकेट से बाहर, जो बड़ा ब्रैकेट से बाहर, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दोनों में से कहीं भी ब्रैकेट के बाहर कुछ भी होता है तो उसका नाम होता है सिंपल आयंस। क्या नाम होता है बाबू लोग, सिंपल्स आयन। तो ब्रैकेट के बाहर जो भी चीजें होगी, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, कहीं दोनों साइड में से कहीं भी होगा तो नाम होगा सिंपल आयन। इसका एक और नाम होता है, इसे हम आयनाइजेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं बाबू हम, इसे हम आयनाइजेशन स्फीयर भी बोला जाता है। इसका एक और नाम होता है काउंटर आयंस। तो जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, ब्रैकेट के बाहर जो भी चीजें लिखी जाती है, इधर भी लिखा जा सकता है इधर भी लिखा जा सकता है, तो उसका अभी तक हमने 3 नाम सीखा। क्या क्या, सिंपल आयन, आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयंस। इसे समझने के लिए कभी कभी हम इसे बोल सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए, बाहर वाला। क्या बोल सकते हैं बाबू हमार, बाहर वाला। बाहर वाला क्यों बोला, क्योंकि ब्रैकेट से क्या है, बाहर है। वाली भी बोल सकता है, कौन दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक तो हमने तो जान लिया जो ब्रैकेट के बाहर होता है इसका ही सब नाम होता है। इसमें एक तुम्हें ब्रैकेट भी दिख रहा होगा, बड़ा सा ब्रैकेट। तो जो बड़ा सा ब्रैकेट यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है, इसका भी कुछ नाम होता है। तो पहला नाम मैं लिख रहा हूं, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन
क्या बोलते हैं बाबू? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका एक और नाम होता है कॉम्प्लेक्स आयंस। क्या नाम होता है बाबू हमारा? कॉम्प्लेक्स आयन। इसका एक और नाम होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो अभी हमने बोला जो है बड़ा सा ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट का 3 नाम हमने बोला, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बताइए ब्रैकेट के अंदर है तो समझने के लिए हम बोल सकते हैं, इसका अपना अलग से नाम एक बना सकते हैं। वो था बाहर वाला, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर था, ये ब्रैकेट के अंदर है तो बोल देंगे घर वाला। दिक्कत यहां तक समझने में किसी की दिक्कत है? नहीं है। अब देखो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इसके अंदर बहुत सारा तुम्हें एटम दिख रहा होगा, इसका भी नाम होता है। तो एक एक कर समझा रहा हूं। तो देखो जब भी मान लो ब्रैकेट को ऐसे हम क्या बोलेंगे? घर, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या कॉम्प्लेक्स आयन, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो समझने के लिए हम घर से समझेंगे। जैसे देखो जब हम ब्रैकेट के अंदर जैसे ब्रैकेट के अंदर हम इन करते हैं, घुसते हैं, तो ब्रैकेट में घुसने से पहले जो जैसे ब्रैकेट के अंदर हमें इन किया तो जो पहला एटम मिलता है उसका नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम। क्या नाम होता है? जैसे हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर इन किया, इन करते समय पहला जो एटम मिला उसका नाम हमने दिया सेंट्रल मेटल एटम। इसका एक और नाम हो सकता है, सुनना क्या नाम है। इसे हम कभी कभी सेंट्रल मेटल आयंस भी बोल सकते हैं। तो ब्रैकेट में जैसे हम इन करेंगे, जैसे हम ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे, तो घुसने पर जो पहला व्यक्ति मिलेगा, जो पहला एटम मिलेगा, उसका नाम होगा सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। अब इसके अलावा ब्रैकेट में जो चीज मिलेगी सबका नाम होगा लिगेंड। तो बताओ Fe के अलावा तुम्हें क्या दिख रहा है ब्रैकेट में? बोलेगा सर Fe के अलावा ब्रैकेट में हमें Cn दिख रहा है। तो जो Cn है इसका नाम होता है लिगेंड्स। क्या नाम होता है बाबू हमार? लिगेंड्स। तो ये आपका क्या है? लिगेंड्स है। लिगेंड कहीं पहचाने सर? ब्रैकेट में हमने इन किया, ब्रैकेट में इन करते समय जो पहला एटम मिला था, पहला एटम कौन मिला था? Fe मिला था, तो नाम था सेंट्रल मेटल एटम। अब ब्रैकेट में Fe के अलावा, सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो चीज भी मिलेगा सबका नाम होगा लिगेंड। तो Fe के अलावा हमें इसमें क्या दिख रहा था? Cn दिख रहा था। Cn आपका क्या है? लिगेंड है। फिर बोलेगा सर जो 6 दिख रहा है इसका मतलब क्या है? तो ये बता रहा है 6 जो है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स का नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है बाबू हमार? नंबर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स का नंबर बता रहा है कि लिगेंड्स कितना है? 6 है। इसे कभी कभी एक और नाम से पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं। इसका एक और नाम कह सकते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या नाम है बाबू हमार? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी तक जितना सारा चीज था हमने यहां पर देखा। पहले मैंने बताया आज का हेडिंग चैप्टर क्या था? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको चैप्टर बढ़िया से पूरा क्लियर समझना है, जिससे नीट का क्वेश्चन हो, जेई का क्वेश्चन हो, कोई
दिक्कत ना हो, आसानी से हम बना ले, तो हमने इसका कुछ टर्म होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसी को हमने समझा। तो मैंने इसका टर्म एक बार सब मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला जो एक कंपाउंड तुम्हें जो दिख रहा है उससे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर बात आया सर आप कैसे पहचान ले रहे हो, अरे जो बड़ा ब्रैकेट कहीं भी दिखेगा तो नाम होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ब्रैकेट के बाहर ये जो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी पाया जाएगा उसका नाम होगा आयनाइजेशन स्पेयर, सिंपल आयन या काउंटर आयन, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, लेकिन ब्रैकेट से क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। तो के क्या था, ब्रैकेट से बाहर था तो नाम हो गया सिंपल आयन, आयनाइजेशन स्पेयर, काउंटर आयन। समझने के लिए हमने इसका अपना लक्ष्य नाम बना दिया बाहर वाला। क्या नाम बना दिया बाबू हमारा, बाहर वाला। फिर मैंने बोला कि जो बड़ा सा आपको ब्रैकेट दिख रहा है, तो बड़ा ब्रैकेट का एक नाम होता है, नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या समझने के लिए हमने अपना लक्ष्य इसका नाम रख दिया घर वाला, ताकि हमें बातें समझ में आए। फिर मैंने बोला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर भी बहुत सारा तुम्हें एटम दिख रहा है, इसका भी कुछ नाम होता है, तो इसका भी कुछ नेम होता है। तो मैंने बताया ब्रैकेट के अंदर इन करते समय जो पहला व्यक्ति तुम्हें दिखा, जो पहला एटम दिखा, मान लो मैंने ब्रैकेट में इन किया, जो पहला एटम दिखा तो मैंने इधर से ब्रैकेट में जाना शुरू किया, तो हमें पहला एटम क्या दिखा, Fe। तो जो पहला एटम दिखता है उसका नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम। क्या नाम होता है, सेंट्रल मेटल एटम। इसको हम सेंट्रल मेटल आयन भी बोलते हैं। फिर मैंने बोला अब ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो कुछ दिखेगा इस ब्रैकेट में एटम, जो भी एटम दिखे सेंट्रल मेटल एटम के अलावा उस सब क्या होगा, लिगेंट होगा। तो Fe के अलावा सेंट्रल मेटल एटम के अलावा क्या दिखा, Cn दिखा, तो Cn आपका क्या है, लिगेंट है। फिर बोलेगा सर ये जो 6 है, 6 क्या बता रहा है, ये बोल रहा है नंबर ऑफ लिगेंड्स या कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा है। लिगेंड्स कितना टाइप का, लिगेंड कितना है, तो लिगेंड का संख्या 6 है, वही बता रहा है नंबर ऑफ लिगेंड्स या कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां तक बताओ किसी को डाउट है। कभी कभी ऐसा होता है, देखना बाबू लोग क्या करता है, Fe पर +2 दे देता है। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो जैसे हमने सेंट्रल मेटल एटम का निकाला जाता है, तो मान लो Fe पर क्या दे दिया, +2 दे दिया। तो जैसे Fe पर +2 दिया तो इसका भी मीनिंग होता है, देखो इसका नाम क्या होता है, Fe+2 जो है इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हो हमारे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सेंट्रल मेटल एटम पर जो भी चार्ज होगा उसी को बोला जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर के जगह पर आप स्टेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंट्रल मेटल एटम पर जो भी प्लस या माइनस ग्रुप में जो भी दिखेगा, चार्ज दिखेगा, उसका नाम होगा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और देखो कुछ एक दो चीज और होता है, फिर इसमें मैं बताऊंगा, पहले कुछ और इसका बेसिक जान लेते हैं क्या है। थोड़ा सा देखना, एक टर्म बार बार रिपीट होता है, इस चैप्टर जब पढ़ोगे तो बार बार आएगा, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है, एक टर्म और आता है जिसका नाम है लुईस बेस। लुईस एसिड क्या है, लुईस बेस क्या है, जस्ट मैं बता रहा हूं। दो टर्म बार बार रिपीट होता है, लुईस एसिड, लुईस बेस। वैसा एटम जो लोन पेयर को डोनेट करता है, वैसा एटम जो लोन पेयर को डोनेट करता है,
उसे बोलते हैं लुईस बेस। वैसा एटम जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उससे बोलते हैं लुईस एसिड। फिर से सुन लो, मान लो तू पैसा किसी को दिया, पैसा दिया तो तू लुईस बेस है, जो पैसा लिया वो आपका क्या है, लुईस एसिड है। तो अगर इसका डिफिनेशन बोला जाए तो लिख सकता है दोज सब्सटेंस एंड एटम एक्सेप्ट the lone pair are called Lewis acid, मतलब वैसा सब्सटेंस या वैसा एटम जो लोन पेयर को क्या किया, एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, उसी को बोलेंगे लुईस एसिड। दूसरा देखो, लुईस बेस सुनना, दोज सब्सटेंस एंड एटम डोनेट द लोन पेयर आर कॉल्ड लुईस बेस। जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो आपका क्या होता है, लुईस बेस होता है। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, लुईस एसिड होता है। समझाने के लिए थोड़ा एग्जांपल बोर्ड पर देखना। मानकर चला ए भी कोई एटम था, बी भी कोई एटम था। बी के पास क्या है, बी के पास बोला इसके पास है लोन पेयर, ए के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है। बताइए लोन पेयर कब लेगा, जब इसके पास रखने के लिए जगह होना चाहिए। तो देखो इसने क्या किया, ए के पास लोन पेयर है तो ए ने अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर दिया, ए को किया। तो ए क्या कर रहा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए आपका क्या है, लुईस एसिड है। बी क्या किया है, लोन पेयर को डोनेट किया है, इसलिए आपका क्या है, लुईस बेस है। लुईस बेस क्या होता है, लुईस एसिड क्या होता है, समझ में आ रहा होगा। जिसके पास जो लोन पेयर को डोनेट करेगा लुईस बेस, जो लोन पेयर एक्सेप्ट किया लुईस एसिड। बी एटम था, इसके पास लोन पेयर था। ए के पास क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल्स था। बी ने क्या किया, अपना लोन पेयर ए को दिया, ए ने इसका लोन पेयर को एक्सेप्ट किया तो लुईस एसिड, इसने डोनेट किया तो लुईस बेस। अब देखो यहाँ पर एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड तूने सुना होगा कोवेलेंट बॉन्ड, एक सुना होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उससे पहले कुछ पीछे चलते हैं। आपको मालूम होगा कि एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। जब भी एक बॉन्ड बनता है, मान लीजिए सपोज दैट ये वाला जो बॉन्ड अभी बना हुआ है सिंगल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है। अगर इस बॉन्ड बनने के लिए मान लीजिए सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन ई एटम दिया है, एक इलेक्ट्रॉन ई एटम दिया है, तो इस बॉन्ड बनने में दोनों 2 इलेक्ट्रॉन लगाए, लेकिन दोनों एटम एक कर इलेक्ट्रॉन दिया है। मतलब तो जो बॉन्ड बना है इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बना है, तो इसका नाम होगा कोवेलेंट बॉन्ड। एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मान लीजिए सपोज अभी भी बॉन्ड है, ई भी एटम है, इस बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगाए, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ यही वाला एटम दिया है, ई एटम इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, तो जो बॉन्ड बना है इसका नाम होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो बी क्या कर रहा है, लोन पेयर दे रहा है। लोन पेयर बोले तो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां पर भी बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। बोलेगा सर ऐसा क्यों, देखो इसने Na इलेक्ट्रॉन
दिया इस बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन लगा है, लेकिन इस ए का इस बॉन्ड बनने में कोई इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट नहीं है, सिर्फ कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बी। तो इसलिए इसका नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वैसा बॉन्ड जो इक्वल शेयरिंग से मिलकर बनता है। अगर इस बॉन्ड बनने में एक इलेक्ट्रॉन ए दिया होता, एक इलेक्ट्रॉन बी दिया होता, इक्वल शेयरिंग से बनता तो लिखते कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इस बॉन्ड बनने में दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दिया है, बी दिया है, ए एक भी इलेक्ट्रॉन का इसमें शेयरिंग नहीं किया है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दिया, बी, एक ही एटम दिया है, तब जाकर बॉन्ड बना है, तो नाम हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किससे दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो देखो क्या क्या चीज मैंने पढ़ाया, मैंने बोला लुईस एसिड वैसा सब्सटेंस एटम जो लोन पेयर को एक्सेप्ट किया, लुईस एसिड। लुईस बेस वैसा सब्सटेंस एटम जो लोन पेयर को डोनेट किया, लुईस बेस। समझाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, बी कोई एटम था, ए कोई एटम था, बी के पास लोन पेयर था, ए के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, बी ने अपना लोन पेयर किसको दिया, ए को दिया, तो ए क्या करा, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया है, इसलिए लुईस एसिड है। बी लोन पेयर को डोनेट किया है, इसलिए बेस लुईस बेस है। इसके बीच में बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, क्योंकि बी अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ए को दिया है, सिर्फ इस बॉन्ड बनने में सिर्फ बी ही पार्टिसिपेट किया है, इसलिए बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब पीछे चलते हैं। देखो अभी चीज मैंने बताया था लिगेंड, तो लिगेंड क्या करता है, सुनना बहुत ध्यान से। जो लिगेंड है लोन पेयर को डोनेट करता है, डोनेट्स। लिगेंड क्या करता है, लिगेंड लोन पेयर को डोनेट करता है। तो बताओ लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो लुईस एसिड की लुईस बेस, तो आपको मालूम है जो लोन पेयर डोनेट करता है वो आपका क्या होता है, लुईस बेस होता है। तो लिगेंड कैसा एक्ट करेगा, तो एक्ट एज लुईस बेस। तो लिगेंड कैसा एक्ट करता है, लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। क्यों एक्ट करता है, क्योंकि लोन पेयर डोनेट करता है। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट। इसने क्या किया, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो कैसा एक्ट करता है, लुईस एसिड की लुईस बेस पीछे बताए थे, ये कैसा एक्ट करेगा, एक्ट एज लुईस एसिड। तो कैसा एक्ट करता है, लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, वो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि लिगेंड लुईस एसिड होता है कि लुईस बेस होता है, तो लिगेंड लुईस बेस होता है। सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड होता है कि लुईस बेस होता है, तो लुईस एसिड हो सकता है। रीजन पूछा जाएगा तो बोलेगा सर लिगेंड जो लोन पेयर को डोनेट किया इसलिए लुईस बेस। सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के लोन पेयर को एक्सेप्ट किया इसलिए लुईस एसिड। यहां तक कौन दिक्कत, फिर तुम्हें बात एक समझ में आ रहा होगा, सर जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बन रहा होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, तो लिगेंड, यहां पर देख लो, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेट। कौन सा बॉन्ड बाबू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा क्यों हुआ, रीजन बता सकता है, तो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इस बॉन्ड बनने में दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दिया है, लिगेंड दिया है, सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए नाम होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां से बात पता चला लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण या फॉर्म होता है। कोई दिक्कत यहां तक टर्म समझने में,
फिर एक और टर्म होता है, देखो ये ध्यान से देखना बाबू हमार, अभी हमने क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स आयन, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो तो उसका तो ज्योमेट्री होता है। अब पूछा जाएगा सर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका भी तो ज्योमेट्री होगा, इसका भी तो शेप होगा। हाँ, इसका भी शेप है, इसका भी ज्योमेट्री है। अब ज्योमेट्री शेप किस पर डिपेंड करता है, तो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या होगा, बोले तो शेप क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स आयन पर डिपेंड करता है। तो लिख देता हूं जियोमेट्री। तो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री या शेप किस पर डिपेंड होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स आयन पर डिपेंड होगा। इतना बात अगर आपको समझ में आई है तो चैप्टर आगे पढ़ने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। इसको पूरा भाषा में भी मैं लिखा हूं, एक एक कर समझा देता हूं। देखो यहां पर सबसे पहले लिखा गया है, एक टर्म आया है जिसका नाम है आयनाइजेशन स्फीयर। मीनिंग क्या लिखा है, एनीथिंग फाउंड आउटर साइड द ब्रैकेट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन स्फीयर। तभी तो जस्ट बोले थे, तुमसे पूछ क्या रहा है आयनाइजेशन स्फीयर क्या है, तभी तो बताए थे। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K4Fe(CN6), बोल क्या रहा है, ब्रैकेट के आउटर साइड जो कुछ भी पाया जाता है उसी को तो बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। तो बताइए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ब्रैकेट के बाहर क्या है, K4 है। कोई पूछेगा सर इधर हो चाहे कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, तो ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी होता है उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। ये जस्ट अभी बताए थे भाई लोग हमारे, कोनो दिक्कत। तो आयनाइजेशन स्फीयर क्या होगा, जो ब्रैकेट के आउटर साइड जो भी चीजें होगी उससे बोलेंगे आयनाइजेशन स्फीयर। फिर एक और पॉइंट बोला गया है, सेकेंड नंबर पॉइंट, ये वाला आपका फर्स्ट पॉइंट था, इस सेकेंड पॉइंट है, इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर बिकॉज इट्स ब्रेक डाउन इनटू आयंस। इसको आयंस कर लेना बाबू। बोला जा रहा है ये जो आयनाइजेशन स्फीयर है इसे आयनाइजेशन स्फीयर क्यों बोला जाता है, तो बताओगे सर जो आयनाइजेशन स्फीयर है नो ये क्या हो जाता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है। आयंस बोले तो दो ही प्रकार का आयंस होता है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। प्लस बोले तो कैटायंस, रुक जाओ एक मिनट, आयंस कितना प्रकार का होता है हमारे, दो प्रकार का, एक प्लस एक माइनस। प्लस को बोलते हैं कैटायंस, माइनस को बोलते हैं एनायंस। इसे आयनाइजेशन स्फीयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या होता है, आयन में ब्रेक हो जाता है। बोले तो प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाता है। देखो कैसे, K4Fe(CN6), बताओ जटिल बोले तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बताओ इससे आयनाइजेशन स्फीयर कौन है, बोलेगा सर जो ब्रैकेट के बाहर पाए जाते हैं उसे बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। तो K4 है जो ब्रैकेट के बाहर है, ये आपका आयनाइजेशन स्फीयर है। फिर इसे आयनाइजेशन स्फीयर क्यों बोला गया, क्योंकि आयन में ब्रेक हो जाता है। देखते हैं कैसे। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में डालोगे तो डालने से देखो क्या होगा, जैसे पानी में डालोगे तो ये जो है ना आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो लेकिन एक और बात है, जो ब्रैकेट के अंदर है इस पर कोई चार्ज आने वाला नहीं है। तो आपको मालूम होता है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है 100% आयन में ब्रेक नहीं होता है, कुछ टूटता है कुछ नहीं टूटता, वैसा ही होगा। जैसे इसको पानी में डाला तो ब्रेक देखो कैसे करते हैं, जो चीज पहले मिलेगा वो टूटेगा प्लस में, जो चीज बाद में मिलेगा टूटेगा माइनस में। चाहे ब्रैकेट पहले मिले तो प्लस में, चाहे ब्रैकेट के बाहर कुछ मिले तो प्लस में। बताओ पहले क्या मिला, ब्रैकेट वाला कि ब्रैकेट के बाहर वाला, ब्रैकेट के बाहर वाला, तो इस पर आ गया प्लस चार्ज। तो ब्रैकेट पर कौन चार्ज आएगा वो हमार, माइनस चार्ज। तो Fe(CN6) इस पर माइनस चार्ज। क गो के है, 4 गो,
तो 4 गो प्लस भी होगा तो 4 ठो माइनस भी होगा। तो इसको ब्रेक कहीं करते, एक बार मैं बता दे रहा हूं। जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है तो जो पहले मिलता है, चाहे ब्रैकेट के बाहर जो कुछ मिलेगा वो टूटेगा प्लस में, उसके बाद उस पर जाएगा माइनस चार्ज। तो इस वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पहले ब्रैकेट के बाहर चीजें मिली तो टूटा प्लस में, तो ब्रैकेट पर कौन चार्ज चला गया, माइनस चार्ज। क गो के है, 4 गो के है, तो 4 गो प्लस मिला होगा तो 4 ठो माइनस भी होगा। तो बताइए जो आयनाइजेशन स्पेयर था, इसी को तो बोलते थे आयनाइजेशन स्पेयर, ये आयन में ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, इसलिए से बोला जाता है आयनाइजेशन स्पेयर। तो पहला टर्म हमें क्लियर हुआ। आयनाइजेशन स्पेयर क्या है, ब्रैकेट के बाहर जो कुछ चीज पाई जाएगी उसे आयनाइजेशन स्पेयर बोला जाएगा। इससे आयनाइजेशन स्पेयर क्यों बोला जाता है, क्योंकि आयन में ब्रेक हो जाता है, बोले तो कैटायन और एनायन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, इसलिए बोला जाता है आयनाइजेशन स्पेयर। एक और टर्म आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसका नाम है सेंट्रल मेटल एटम। बाबू आज हम यहीं तक रहने देते हैं। सेंट्रल मेटल एटम आपको अगर बढ़िया से समझना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, तो नेक्स्ट वीडियो इसका जल्द ही आएगा, आप आसानी से वहां से देखें और फिर समझे। थैंक्स बच्चे।